जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए हम एक बहुत ही अच्छी और शानदार वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। यदि अब आप असिस्टेंट लोको पायलट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार रहने वाली है। क्योंकि हमने एक सीरीज चलाई है जिसका हमने नाम दिया है तिरंगा सीरीज, जो 15 अगस्त से शुरू की है। और हमने इसमें प्रीवियस ईयर जो 2024 में एग्जाम हुए हैं एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसको सोल्यूशन करा रहे हैं, उसको सोल्व करवा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन और बहुत ही अच्छा हम एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। तो और बहुत ही अच्छा आपका वीडियो पर प्यार भी मिला है, जो हमने पहली वीडियो अपलोड करी थी कल की तारीख में। और बहुत ही अच्छा आप यानी कि आपका प्यार मिला है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। और ये जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी टोटल 75 क्वेश्चन ही रहेंगे। क्योंकि आपका जो सीबीटी 1 होता है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, उसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो एक करके हम क्वेश्चन को सभी को सोल्व कराते हैं। जो भी आपका मैथ से संबंधित, रीजनिंग से हो या न्यूमेरिकल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, उन सभी को हम आसानी से सोल्व कराते हैं और बहुत ही अच्छा मेथड आपको बताते हैं। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को जरूर देखें। और आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी और खास और शानदार रहने वाली है। यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी फॉर्म भरे जा चुके हैं और एग्जाम होना अभी बाकी है, सीबीटी 1 एग्जाम होना बाकी है। और मेरा मान के चलना कि मेरा कहना है कि जो आप ये सीरीज यानी कि जो तिरंगा सीरीज है, इसको कंप्लीट करते हैं, टोटल इसमें लगभग 14 से 15 जो आंसर की है वो कंप्लीट कराएंगे हम। और ये आंसर की इतनी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए कि 75 में से आपको कहीं ना कहीं 25 से 30 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर देखने को मिल जाएंगे या सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं। यदि आप दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा कि श्रम का विभाजन किस में होता है। तो श्रम का विभाजन किस में होता है? ये कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में। तो दोनों में ये होता है, जो यानी कि काम करने की, जो विभाजन करने की शक्ति है, वो किस में होती है? कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहा है कि 8 के कितने गुण क्रमागत गुणजों का योग 24 है। सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करना है। तो देखिए जो 8 क्रमागत संख्याएं हैं, 8 के जो गुणज है क्रमागत, उनका जो योग है वो 24 के बराबर है। तो सबसे बड़ा गुणज इसमें बताना है। तो हमारा पहला गुणज क्या होगा? x होगा। दूसरा क्या होगा? x प्लस 8 होगा। और तीसरा क्या होगा? तो ये होगा x प्लस 16। जब हम इनका योग करेंगे यानी कि इनको प्लस करेंगे, तो ये आएगा बराबर आएगा 24 के। किसके बराबर है ये? 24 के। तो 3x प्लस 24 बराबर किसके आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 के। और ये 24 को उधर माइनस करेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा 2400। और 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 8। कितना है? 3 अट्ठे 24। तो ये कितना है? 800। हमको निकालना है तीसरा गुणज। तो तीसरा गुणज क्या था हमारे पास? ये। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 16 था, यानी कि 800 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 816। तो 816 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको रेलवे किसी भी एग्जाम में, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आप किसी भी और अन्य टेक्नीशियन जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और यदि आप एएलपी के अलावा और टेक्नीशियन या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तब भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो इसने दिया है कि p बटे क्यों की पावर 2m प्लस 2 और क्यों बटे p की पावर n माइनस m। तो m का मान बताना है। तो देखिए n का मान यानी कि यहाँ पर क्या है? देखिए p बटे क्यों है और यहाँ पर क्या है? क्यों बटे p है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है? p बटे क्यों है और यहाँ पर क्यों बटे p है। तो जब हम इसको p बटे क्यों बनाएंगे, तो इसके ऊपर पावर जो हो जाएगी, जितनी भी पावर होगी, चाहे वो कोई भी पावर हो, वो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो ये p बटे क्यों बराबर, यहाँ पर भी जब हम p बटे क्यों करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? जो पावर रहेगी माइनस में हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 9m। और यहाँ पर तो है ही अपना ये 2m प्लस 2। अब जब हमारे जो यानी कि बेस होता है वो सेम होता है, तो उनकी जो पावर है उनकी कंपेयर करते हैं, यानी कि जो पावर होती है उनकी तुलना करते हैं। तो ये हो जाएगा 2m प्लस 2 बराबर किसके?
-9 और प्लस m के, क्योंकि m यानी कि माइनस की मल्टीपल हमने अंदर कर दी, ये m इधर आकर यानी कि इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा m, और ये 2 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 9 और 2 11। तो m का मान कितना है हमारे पास 11, यही हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमको m का ही मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यू पी टी क्यों ओ जे एन के एक से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार आर एम क्यों। देखिए यू पी टी क्यों है जो किससे संबंधित है, ओ जे के ओ जे एन के से, ओ जे एन के से। इसी प्रकार आर एम क्यों एन ये किससे संबंधित है, एल जी के एच से। हमको बताना है एन आई एम जे, तो ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ से भी घट रहे हैं, यानी कि ये जो u है, u कितने पर है, तो u होता है 21 पर, और o कितने पर होता है 15 पर। इसी प्रकार r कितने पर होता है 18 पर, और l कितने पर होता है, तो ये होता है 12 पर। तो यहाँ पर भी आपको 6 का अंतर देखने को मिला, क्योंकि 15 6 21, और यहाँ भी 6 का अंतर देखने को मिला। अब n कितने पर होता है, तो n होता है, ये होता है 14 पर, और 14 में से जब 6 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 8, और 8 पर क्या होता है हमारा h। इसी प्रकार इसमें अगला अंतर देखते हैं, p होता है 16 पर, और j होता है कितने पर, j होता है 10 पर। तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है 6 का। तो सभी इसमें ये सीरीज है जो इसमें 6 का ही अंतर हो सकता है, तो इस तरीके से ये सोल्व करना होगा। जब हम इधर i में से 6 घटाएंगे, यानी 9 में से 6 गया 3, 3 का होता है c, तो hc, अगला आएगा g और d। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा, और जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा है कि किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है, यदि 5 विद्यार्थियों को उनसे यानी कि उनके उसी परीक्षा में औसत अंक 40 है, और जिनको हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 रह जाते हैं, परीक्षा में लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए एक परीक्षा में कितने विद्यार्थी है, 80 विद्यार्थी है, तो 80 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है, यानी कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी है उनका औसत 80 है, तो देखिए इनका जो योग आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा 80x के। अब इसने कहा कि उसी परीक्षा में 5 विद्यार्थियों जिनका औसत 40 है उसको हटा दिया जाए, तो यानी कि इसमें से क्या करना होगा माइनस, ये करना होगा 4 पंजे 20, यानी कि 200। क्या कर दिया हमने, 200 को माइनस कर दिया। अब जो बचे विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कितने बचे हैं x माइनस 5, क्योंकि हम जो टोटल विद्यार्थी x माने थे, तो ये कितने बचे हैं हमारे पास x माइनस 5, और जो इनका औसत है वो कितना हो गया है, वो हो गया है 90, कितना हो गया है 90। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 80x माइनस 200 बराबर ये 90x माइनस 9 पंजे 45, यानी कि 450 के। अब देखिए इसको घटाते हैं तो ये उधर चल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10x बराबर 450 माइनस 200 कितना बचेगा, तो ये बचेगा 250। जब हम 10 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 25, तो x का मान हमारे पास कितना है 25। तो कैंडिडेट कितने हैं, यानी कि बच्चे कितने हैं उस क्लास में, तो वो है 25 स्टूडेंट, तो 25 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर केट बी डब्ल्यू जे, ऐसे ही जो हमने इससे पहले किया है के बी डब्ल्यू जे, इसका जो कोड है वो किससे संबंधित है, एम जेड जेड जी से, और ओ एक्स सी डी का ये किससे संबंधित है, क्यों वी एफ ए से। हमको बताना है कि एस टी आई एक्स इसका क्या होगा। तो देखिए के कितने पर होता है, तो के होता है 11 पर, और एम कितने पर होता है, तो एम होता है 13 पर। इसी प्रकार देखिए ये कितना बड़ा, ओ कितने पर होता है 15 पर, और क्यों होता है, तो ये होता है 17 पर। तो यानी कि 11 और 13 में 2 का अंतर है, 15 और 17 में भी 2 का अंतर है। इसी प्रकार एस में और अगली इसमें जब 2 जोड़ेंगे तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 19 2 21, तो 21 पे क्या होता है यू, और यू से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही इसमें ऑप्शन है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। यदि आप अगला भी निकालते हैं, जैसे बी है, बी कितने पर होता है 2 पर, और यहाँ पर जेड है वो कितने पर है, तो बी और जेड के बीच में यानी कि जेड होता है आपका
26 पर। अब देखिए इसमें क्या है कि ये घटा है, कितना घटा है, 3 घटा है। तो इसी प्रकार जब हम इसमें से 3 घटाएंगे तो टी में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका देखो इसमें बी और जेड के बीच में एक अंतर है, वो भी किसका, ए का, ए इनके बीच में है। तो इसी प्रकार टी और अगली संख्या जो होगी उसके बीच में भी एक होगा, तो एस टी यानी कि आर आ जाएगा यहाँ पर। तो यू आर, क्योंकि बीच में क्या हो गया इसके, टी और आर के बीच में आता है एस, तो एस को छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार इसको अगली श्रृंखला बनती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसी भारतीय भरतनाट्यम नृत्यगान और फिल्म कलाकार को 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वह उन्हें 2024 में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया। तो वह कौन नृत्यांगन है जो भरतनाट्यम से संबंधित है या फिल्म कलाकार है जिसको 1968 में पद्मश्री मिला है और 2024 में पद्म भूषण भी दिया गया है? तो ये कौन है, वैजयंती माला। तो वैजयंती माला इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ARGOT क्या है, ARGOT को क्या लिखा है, 12497। तो ARGOT को क्या लिखा है, 12497। इसी प्रकार GRAFT इसको क्या लिखा है, 29743। इसमें कहा कि उसी कोड भाषा में f का मान क्या होगा। तो f की हमको यानी कि जो इसका कोड है, f का कोड इसमें बताने हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है, हमको इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको काटते हैं। तो जैसे इधर हमको एक कॉमन यानी कि a कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। अब हमको r कॉमन दिखता है, यहाँ पर भी r कॉमन दिखता है। यहाँ पर 7 कॉमन है, 7 को काट दिया। यहाँ पर g कॉमन है, अब g के साथ में किसको काटते हैं, ये 4 है और ये 4 है। अब हमारे पास बचा है t, यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, पर यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। अब हमारे पास जो ऊपर बचा है वो o बचा है और नीचे बचा है f, और यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर बचा है 3। हमको f का मान बताना, तो f का मान किसके बराबर होगा, 3 के। तो f बराबर किसके होगा, 3 के। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है और बहुत ही अच्छा और शानदार ये क्वेश्चन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि यदि शब्द टाइपिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और इसी प्रकार बने अक्षरों के नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो अक्षरों के नए पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए हमको दिया क्या है, टाइपिंग, TYPING। इसने कहा है कि इनको जो ये दिए हम अक्षर दिए हैं इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ठीक पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, S, यहाँ पर क्या आएगा, X, और ये आएगा O, और यहाँ पर क्या आएगा H, और यहाँ पर आएगा M, यहाँ पर आएगा F। ठीक है, तो ये इनके पहले अक्षर हैं, जैसे ST, XY, OP, HIMNFG। ठीक है, अब इसने कहा है कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के समूहों की तरह यानी कि व्यवस्थित करना होगा। तो सबसे पहले आएगा जो सबसे वर्णमाला में सबसे पहले क्रम पर आता है, तो इनमें से कौन सा आएगा, सबसे पहले F, उसके बाद आएगा H, उसके बाद आएगा O, उसके बाद आएगा M, और फिर आएगा H, और फिर आएगा X। अब हमको बताना है कि दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा हुआ, ये, क्योंकि दायां और इधर होता है। तो X इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत की पहचान करनी है कि द्रव्य के कणों के बीच एक बल होता है, तो जो इनके यानी कि कोई भी द्रव्य पदार्थ होगा उसके कणों के बीच एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये बात सत्य है। द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, तो ये आपस में इनको बांधे रखता है, एक दूसरे को जकड़ कर रखता है, ये भी सही है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे वह द्रव्य नहीं, ये अलग अलग
जो पदार्थ होते हैं उसमें अलग अलग होता है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि अलग अलग पदार्थ में अलग अलग द्रव्य में ये अलग अलग ही पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि ये गलत परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में कहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोणों में सबसे बड़ा कौन होगा। तो देखिए एक दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन करने वाली एक तिर्यक रेखा, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको प्रतिच्छेदन करती है, और प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण, एक ही तरफ के अंतःकोण, जैसे कि एक कोण ये हो गया और इसका अंतःकोण क्या होगा, ये होगा। इनका जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है, तो ये 2:3 में विभाजित है। तो दोनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो देखिए जो आपके यानी कि तिर्यक रेखा होती है, इस पर जो अंत कोण होते हैं, तो उनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के। तो 2x प्लस 3x बराबर किसके होगा, 180 के। 3 और 2 5x बराबर किसके हुआ, तो 5x बराबर 180 के, और x बराबर आ जाएगा आपका 36। कितना आएगा, 36। तो ये 36 आया। हमको बताना है कि सबसे बड़ा कौन, तो ये कौन सा है, 3। तो जब हम 36 की 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 108। तो 108 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह को 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक अलग समूह है, तो अलग समूह की पहचान ज्ञात करनी है हमको, कौन से समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए डब्लू पर, ये डब्लू है, डब्लू कितने पर होता है, तो ये होता है 23 पर। कितने पर होता है, 23 पर। और आर कितने पर होता है, 18 पर। इसी प्रकार यू कितने पर होता है, तो ये होता है 21 पर। और पी कितने पर होता है, 16 पर। आई कितने पर होता है, 9 पर। डी कितने पर होता है, 4 पर। जी कितने पर होता है, 7 पर। और जो बी होता है ये कितने पर होता है, 2 पर। एम कितने पर होता है, तो एम होता है 13 पर। और एस कितने पर होता है, 19 पर। और एल कितने पर होता है, तो एल होता है 12 पर। और एच कितने पर होता है, 8 पर। तो अब देखता है इनमें क्या, इनमें डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18 और 5 23, 5 का अंतर। 9 यानी कि 9 और 4 में 5 का अंतर। और यहाँ पर 13 और 19 में कितने का अंतर देखने को मिलता है, 6 का। और यहाँ पर क्यों और एल है जो कि 17 और 12 है, तो इनमें भी 5 का अंतर है। तो ये एक ऐसी वर्ड है जिसमें 5 का अंतर ना होकर 6 का अंतर देखने को मिलता है। अब जैसे 21 यानी कि 16 5 21, और 7 और 2 5, यहाँ पर 5 का अंतर है। और यहाँ पर कितने 12 और 8 में कितने का अंतर है, 4 का। तो ये इसमें क्या है, अलग है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा है कि 84 105 140 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो किस किस का निकालना है, 84 का, 105 का और 140 का। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो 12 सत्ते 84, इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 सत्ते 84। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 3 गुणा 4 गुणा 7। ठीक है, इसको लिख सकते हैं तो 3 गुणा 5 गुणा 7। और इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणा 5 और गुणा 2 गुणा 7, यानी कि 2 यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20 सत्ते 140। अब हमको इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा वो तो लेना ही लेना, जो बचेगा वो भी उसको लेना है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या दिखता है, 7। क्या है कॉमन, 7 है। फिर यहाँ पर कॉमन क्या है इनमें तीनों में, तो 3 भी लेना होगा हमको, 4 भी लेना होगा और 5 भी लेना होगा। तो 4 या 12 पंजे 60, और 60 गुना 7 तो 7 संग 42 यानी कि 420। कितना आएगा, 420। तो 420 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको सोल्व करना है और बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो ये 62, इसने कहा है कि माइनस का अर्थ है प्लस, सॉरी माइनस का अर्थ है गुणा। क्या है माइनस का अर्थ, गुणा 2। डिवाइड का अर्थ बताया है इसमें प्लस, तो डिवाइड का अर्थ है प्लस 7। फिर प्लस का अर्थ बताया है माइनस
14 और गुणा का अर्थ बताया है यहाँ पर भाग, किससे 7 से। तो सबसे पहले भाग करते हैं, 7 दूनी 14 और ये 62 दूनी 124, कितना हो जाएगा 124 प्लस 7 माइनस 2, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा प्लस 124 और ये कितना हो जाएगा 129 के बराबर। तो 129 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाएगा। तो देखिए ये श्रृंखला दी है, इसके अगला वर्ड बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर y कितने पर है 25 पर, w कितने पर है 23 पर, u कितने पर है 21 पर और s कितने पर है 19 पर, यानी कि इनमें दो दो का अंतर देखने को मिल रहा है। तो जब 19 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 17, 17 पर क्या होता है क्यों, ठीक है। तो क्यों से भी 3 हमारे पास है। इसके बाद u कितने पर होता है 21 पर, 21 में फिर 19 पर s होता है, 17 पर क्यों होता है, 15 पर o होता है। तो 15 में से 2 गया 13, 13 पर क्या होता है m होता है। तो क्यों और m से होने वाली सीरीज एक ही स्टार्ट है, वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। यदि आपको तीसरा भी निकालना है तो देखिए जो m है, m कितने पर होता है, तो ये होता है 13, 13 में से माइनस 2 करेंगे तो कितना जाए 11 और 11 पर क्या होता है k। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा है कि यदि शब्द मास्टर के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक स्वर को उसके वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने नए अक्षर के समूह में कितने व्यंजन मौजूद होंगे। तो देखिए ये क्या है हमारे पास मास्टर MASTER, हमको कहा है कि जो व्यंजन है व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो ये m व्यंजन हुआ, तो m से पहले क्या आएगा l, a क्या हुआ तो a स्वर है और स्वर को किससे बदलना होगा अगले वाले अक्षर से। तो ये स्वर है, इसको अगले वाले अक्षर से, यानी कि ये क्या आएगा b। s से पहले क्या आता है क्योंकि s व्यंजन हुआ तो r, और t से पहले क्या होता है s, और ये e है, e के बाद वाला लेना है हमको, तो e के बाद f, और r से पहले क्या होता है तो क्यों। अब इसमें बताना है कि बने नए अक्षर समूह में कितने व्यंजन मौजूद है। तो सिर्फ एक ही स्वर है इसमें, और सॉरी इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 6 के 6 क्या है व्यंजन है। तो 6 के 6 इसमें व्यंजन होंगे 6, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य हेतु स्कोर 50 से नीचे होने के कारण लक्षित प्रयासों के आवश्यकता को रूप में रेखांकित किया गया है। तो ये किसको लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, तो जो लैंगिक समानता है उसमें रखा है, तो लक्ष्य 5 को ही क्या है रेखांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि 2023 में किस संस्थान ने सभी ई-वे बिल और ई इनवॉइस प्रणाली के लिए 2 फैक्टर प्रमाणीकरण लागू किया। तो ये किसने क्या है जो 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है ये किसने क्या है, ये क्या है CBIC ने। तो CBIC इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के दौरान डैश अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए। तो जब 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए तो उस समय कितने यानी कि अर्जुन पुरस्कार वितरित किए गए थे, तो ये कितने किए गए थे 26 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में बताना है कि गलत की पहचान करनी है। तो गलत युग्म की पहचान करनी है। तो जो छोटे मांसाहारी होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, तृतीय श्रेणी में। प्रथम उपभोक्ता होते हैं वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। स्वपोषी होते हैं प्रथम श्रेणी में आते हैं, और जीवाणु होते हैं वो चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। तो ये जीवाणु होते हैं जो चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, यही गलत है क्योंकि जीवाणु किसी श्रेणी में नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है जो कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन रेलवे के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों के से अलग प्रतीत होते हो। निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों को अनुसरण करता है। तो देखिए सभी नींबू आलू है और कुछ नींबू पपीते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए जो जिसने कहा कि जो नींबू है सभी नींबू क्या है आलू है, तो सभी नींबू क्या हुए आलू है, और कुछ नींबू पपीते हैं, तो कुछ नींबू का भाग क्या है पपीते हैं। तो अब इसने कहा है कि कुछ आलू पपीते हैं, तो
बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इतना भाग ये देखने को मिल रहा है हमको, ये यानी कि आलू का भाग है जो पपीते में गया हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। सभी पपीते आलू है, तो ये जो सभी सभी पपीते हैं ये आलू तो कभी हो नहीं सकते, कुछ पपीते ही आलू है, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। तो एक ही अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए, 2 इसका राइट आंसर है। केवल कथन एक ही इसका अनुसरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 में कहा है कि 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है, 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए ये होता है आल यानी कि L अनुक्रमानुपाती R के। तो 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध किसके बराबर है, R के। तो 1 मीटर लंबे प्रतिरोध किसके बराबर होगा, R बटे 10 के। हमको बताना है कि 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो 5 मीटर का बताना है, तो ये हो जाएगा 0.5 R के। तो 0.5 R इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए 23 में कहा कि रामचेत चौधरी को 2024 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो जो रामचेत चौधरी है 2024 में इनको जो साइंस और टेक्नोलॉजी है या इंजीनियरिंग है इसके विभाग में इनको एक पुरस्कार दिया गया है। तो ये कौन सा पुरस्कार दिया है, पद्मश्री। तो पद्मश्री इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और शानदार ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसने कहा कि नलीन बिंदु y से चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर कोई नलीन है, कहाँ पर है, ये है यहाँ पर, और इसने चलना प्रारंभ किया उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला। तो इधर कितना चला, ये उत्तर ऊपर की ओर होता है, ये होता है 8 किलोमीटर। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। तो दाएं किधर होगा, इधर। तो यहाँ पर कितना चला, ये 23 किलोमीटर। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। तो अब कितना मुड़ा है, 29 किलोमीटर चला दाईं ओर मुड़ने के बाद। फिर इसके बाद यह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। तो अब किस साइड मुड़ा, बाईं ओर। तो ये यहाँ पर कितना चला, 14 किलोमीटर। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है। तो अब कितना चला, ये 21 किलोमीटर चला है। वह बिंदु जेड पर ठहरता है। तो ये कौन सा बिंदु आया है हमारे पास, जेड आया है। तो बिंदु वाई पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, जो कम से कम दूरी होगी तय करनी होगी। तो जबकि जो ये हमने कोण लिए है ये कितने होना चाहिए, 90 डिग्री पर घूम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये कितना चला है, यहाँ पर चला है ये 8, यहाँ पर कितना चला है 8, और 8 और 21 कितना होता है 29। तो ये यहाँ पर 29 चला है, यहाँ पर कितना चला है 29। तो ये 8 ही दूरी इतनी ही यहाँ पर चल चुका है। कितनी चल चुका है, ये जो 8 दूरी है इसके बराबर चल चुका है। तो ये 23 की दूरी तो ये चली इसने एक्स्ट्रा जो इधर गया, और प्लस 14 की दूरी ये चली, क्योंकि ये तो 8 बराबर 8 के हो गया, क्योंकि 29 माइनस 8 बराबर यहाँ पर अब कितना होगा, देखिए यहाँ पर 21 होगा, क्योंकि 29 में से 8 गया 21 बचा, और यहाँ पर भी 21 है। तो ये लाइन होगी जो इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसको इस बिंदु से यहाँ पर आना है, तो इस बिंदु से यहाँ पर आना है, यानी कि वाई बिंदु पर दोबारा पहुंचना है। तो ये जो वाई बिंदु है यहाँ जेड से पहुंचना है, तो ये पश्चिम की ओर चलेगा। किस साइड चलेगा, ये पश्चिम की ओर चलेगा। और 23 + 14 बराबर 37। तो ये 37 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलेगा। तो पश्चिम की ओर 37 किलोमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों को सरल कीजिए। ये एक व्यंजन दिया है, इसको सरल करना है। तो 2z - 5y का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 5z + 2y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। तो देखिए a - b और a + b का फॉर्मूला है, इनको सोल्व करना है। तो a - b का फॉर्मूला सबसे पहले सोल्व करना है। तो a क्या है हमारे पास 2z है और b क्या है 5y है। तो करते हैं a स्क्वायर यानी कि 4z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20 ZY। अब प्लस इसको करते हैं 5 × 25 Z स्क्वायर प्लस ये 2 दूनी 4 Y स्क्वायर, और ये प्लस आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 ZY। तो 20 ZY और माइनस क्या है हमारे साथ में 25 Z स्क्वायर। तो देखिए एक चीज कट रही है, क्या कट रही है, यहाँ पर 20 - ZX है और यहाँ पर 20 Z + X है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये
4 जेड स्क्वायर है, ये 25 जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये प्लस का जेड स्क्वायर है और यहाँ पर ये माइनस का जेड स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास बचा है 4 जेड स्क्वायर प्लस, तो ये 25 वाई स्क्वायर है और यहाँ पर 4 वाई स्क्वायर है, तो 25 और 4 कितना हुआ, 29 वाई स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। और ये किसमें, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में 29 वाई स्क्वायर, इनको आपस में बदल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में संख्याएं हैं। तो 29 वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए 26 में कहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। बी दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। जी सी के ठीक दायां बैठा है। ई और ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति है। तो माना ये एक लाइन है, इस लाइन में ये 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसने कहा है कि जी एक पंक्ति यानी कि एफ जी है, एक पंक्ति में बैठे हैं। सी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनको छोड़ते हैं भी। तो बी दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, यहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं। तो बी किधर है, ये दायां है, दायां, और ये है बायां। अब इसने कहा है कि दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर है आपका बी। देखिए कहाँ पर है बी, तीसरे स्थान पर। जी सी के ठीक बीच में है, जो है जी है सी के ठीक बाईं ओर है। जी कहाँ पर है, सी के ठीक बाईं ओर है, तो माना सी यहाँ पर है और जी किस तरफ है, ठीक बाईं ओर है इसके, सॉरी ठीक दाईं ओर। किधर है, तो ये जी हुआ यहाँ पर। और इसने कहा कि सी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति है। तो सी और डी के बीच में केवल कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। तो एक सेकेंड, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। इसने कहा है कि सी और डी के बीच में 5 व्यक्ति है, तो माना सी यहाँ पर हुआ और 1 2 सी यहाँ पर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कौन होगा, डी, और ये यहाँ पर कौन होगा, सी के ठीक दाईं और जी होगा। ई और ई ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ई कहाँ है, ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो ये है यहाँ पर जो कि ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। जी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर कितना हुआ, एक सेकंड, इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। तो देखिए करते हैं इसको सोल्व दोबारा से कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये देखिए एक पंक्ति है, तो ये पंक्ति है जिसमें उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। और कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। कितने व्यक्ति है, 7। सी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति है, तो सी और डी के बीच में केवल कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी होगा और यहाँ पर कितना होगा, डी हुआ, क्योंकि इनके बीच में कितने व्यक्ति हुए, 5, 1 2 3 4 5। बी दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, तो बी कहाँ है, दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, तो ये दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, तो बी कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। इसके बाद इसने कहा है कि जी सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो जो जी है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ये सी है और जी कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ई ए के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो जो ई है ए के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर ए हुआ और इसके दाएं तीसरा, 1 2 3, यहाँ पर कौन हुआ, ई। जी और एफ के बीच में केवल कितने व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ बचा हमारे पास, और हमको बताना है कि जी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है, वो भी ए इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिकरण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनीय का उपयोग किया जाएगा, तो किस विद्युत अपघटनीय का, ये होगा कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट इसका राइट आंसर रहेगा, CuSO को। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है, तो ये कौन दर्शाता है, केवल इलेक्ट्रॉन।
तो जो थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था उसमें केवल क्या दर्शाया गया था कि इलेक्ट्रॉन ही इसमें उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए 29 बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है जो कि रेलवे में काफी बार ये पूछा जा रहा है। इसमें आपको एक युग्म दिया गया है x अनुपात 128 समानुपात 146 अनुपात y। हमको x और y का मान बताना है। तो इसमें जैसे ये 13 दिया है, इसको 13 ही एक बार ही जोड़ेंगे, इसको 31 नहीं जोड़ेंगे, तो 13 को 1 और 3 में ही इसमें जोड़ा जाएगा। तो देखिए 128 है और 140 है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है सारे वो क्या है, बराबर संख्याओं के आसपास है, कोई स्क्वायर या क्यूब वाला क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन में हमको इसमें अंतर देखना होगा। यानी कि x का मान हमने 164 रखा और फिर यहाँ पर क्या है 128 है, समानुपात हमने 146 रखा और यहाँ पर कितना रखा, अनुपात 92। तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जैसे 14 में से 8 गया 6 बचा और यहाँ 5 में से 2 गया 3 बचा, तो ये कितना है 36। अब यहाँ देखते हैं 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर कितना बचा 13, 13 में से 9 गया 4। तो ये यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो यानी कुछ और पैटर्न होगा। देखते हैं इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। तो देखिए एक चीज आपको देखने को मिल रही है कॉमन, इसमें क्या देखने को मिल रही है, जैसे ये 28 है, कितना है 28 है और यहाँ पर कितना है ये 64 है। तो 128 में देखिए काफी समय के बाद इसमें एक चीज समझ में आई है। तो समझ में क्या आई है कि जो हमारे ये पैटर्न दिया गया है, ये पैटर्न दिया है आपको, तो इसमें ये आप क्या करते हैं कि प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या फिर इसमें स्क्वायर देखते हैं या क्यूब देखते हैं, पर इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें करना क्या है, सिर्फ जो इसके नंबर दिए गए हैं इनका ही हमको योग करना है। जैसे 1 + 2 + 8 किसके बराबर है, 11 के। इसी प्रकार इसमें देखना है कि 6 और 4 10 और 1 11, तो यहाँ पर 11 हुआ। अब इधर देखते हैं कि 1 + 4 + 6 बराबर किसके हुआ, 11 के, और 9 और 2 कितना हुआ, 11 के। अब इसमें और ऑप्शन चेक करते हैं, 7 और 1 8 और 4 12, 8 और 4 12, 5 और 1 6 6 12, 8 और 6 14 और 6 और 1 7 और 8 15 और 9 और 8 16, तो 9 और 8 17। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही पैटर्न इसमें फॉलो करता है, जो इनके अंकों का योग समान लाता है। तो जो है x का मान कितना हुआ 164 और y का मान 92 हुआ। तो ये कभी इस तरीके से क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30 में कहा है कि एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.50 में बेचता है, वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो एक व्यक्ति जिसने 12.5% का लाभ अर्जित किया है और वस्तु को 247.50 में बेच दिया है, तो मानव वस्तु की जो कीमत थी x थी और इसको बेचा गया है वो 112.5 के लाभ पर। तो 112.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 247.50। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो और इधर बढ़ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1125। तो 1125 जब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2250। कितना हुआ 2250। जब इसको 2475 में से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 2 और 4 में से 2 गया 2, तो ये कितना बचा है हमारे पास, 2 बार कटने के बाद 22 5। तो जब हम ये जीरो लेंगे तो ये 2250 हो जाएगा, जो कि 2 बार कटेगा और ये एक जीरो बच जाएगी। तो कितना आएगा हमारे पास, x का मान आया है 220। तो देखिए 220 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बड़ी बड़ी मल्टीपल की जा सकती है यदि आप इसके गुणन इनके गुणनखंड सही कर सकते हैं या गुणा सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा है कि 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो एक तो 31 हुई, 31 के बाद आपकी होती है 37, 37 के बाद आती है 41, 41 के बाद आती है 43 और 43 के बाद आती है 47। क्या आती है 47। तो ये कुल
संख्या है जो 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या होती है। अब इनको जोड़ते हैं, 7 और 3 10 और 1 11, 11 7 18 और 1 19 9 और 4 और 4 8 और 4 12, 12 6 18 और 1 19। तो ये 199 आया है। जब हम इसको किससे भाग देंगे, टोटल संख्याओं से, तो टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से, तो यानी कि 5 दिया 15, कितना बचा हमारे पास 4, 5 निम 45 39 और 5 अट्ठे 40, तो ये 39.8 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32 में कहा है कि एक श्रृंखला दी गई है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित अक्षरों के समूह को युग्म से 3 एक प्रकार से समान है और एक समूह अलग है, उसकी पहचान करनी है। देखिए ए कितने पर होता है 1 पर, डी कितने पर है 4 पर, इसी प्रकार सी कितने पर है 3 पर और जी कितने पर है, तो ये होता है 8 पर। अब देखते हैं के कितने पर होता है 11 पर और पी कितने पर होता है, पी होता है 16 पर। अब देखते हैं एम कितने पर होता है, तो एम होता है 13 पर और आर कितने पर होता है 18 पर। एक और ले लेते हैं, क्यों कितने पर होता है 17 पर माइनस, यानी कि ये एरो लगा, तो वी कितने पर होता है, तो ये होता है 22 पर और एस कितने पर होता है 19 पर और एक्स कितने पर होता है, ये होता है 25 पर। तो देखिए अब इनके बीच में अंतर देखते हैं, तो यहाँ पर कितने का अंतर है 3 का, यहाँ पर कितने का अंतर है 11 5 16, यहाँ पर कितने का अंतर है 5 22 और यहाँ पर कितने का 3 और 5 8, यहाँ पर 13 और 5 18 और यहाँ पर 19 6 25, ठीक है 19 6 एस कितने पर 19 पर और एक्स कितने पर हुआ, एक्स ये एक्स हुआ 24 पर, कितने पर हुआ 24 पर, तो 19 और 5 24। तो देखिए इनमें ये अंतर तो सभी सेम है, लेकिन यहाँ पर शुरू के इसमें ऑप्शन में 3 का अंतर है, बाकी होना चाहिए कितने का था 5 का, तो इसलिए ये क्या होगा इनमें अलग होगा और भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। देखिए 83 में कहा है कि आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियों निम्नलिखित में से किस श्रावण नहीं करती, जो जठर ग्रंथियां होती है किसका श्रावण नहीं करती, किसको नहीं निकालती है, किसको नहीं निकालती, लार को, तो लार इसका राइट आंसर रहेगा। वे निकालते हैं HCl निकालती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सलेस्मा निकालती है, पेप्सिन निकालती है। तो जो आमाशय में भित्ति होती है जठर ग्रंथियां होती है वो तीनों प्रकार के ये निकलती है, तो इनका श्रावण करती है और लार का श्रावण नहीं करती, जो एंजाइम होते हैं या HCl होता है जो केमिकल निकलते हैं उनका। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए 34 में कहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में समय का 2 गुना हो जाती है। तो देखिए 12 वर्ष में कितनी हुई, ये हुई 2 गुना। अब इसने कहा कि कितने वर्षों में ये 8 गुना होगी, तो ये कितने वर्षों में 8 गुना होगी, तो देखिए जो हमारे पास ये 8 है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 की पावर 3 के बराबर। तो ये जो 2 की पावर 3 आई है इसकी मल्टीपल सिद्धि इसमें करते हैं जो शुरू में आपको दिया गया होता है, तो ये कितना होता है 12 या 36 रहेगा, तो 36 इसका राइट आंसर रहेगा। 36 साल बाद ये 8 गुना हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। जब भी आपको चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन दिखे तो आपको इस तरीके से सोल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर, ये कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो देखिए कुछ जिराफ गेंडे हैं, तो ये जो जिराफ है इसको करते हैं जैसे, और ये कुछ जिराफ क्या है गेंडे हैं और सभी गेंडे क्या है बाघ है, तो सभी गेंडे क्या है बाघ है। इसने कहा है कि कुछ बाघ जिराफ है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये कुछ हिस्सा है ये दोनों में ही आ रहा है, और सभी बाघ गेंडे हैं, तो सारे बाघ गेंडे हैं नहीं, तो केवल एक इसमें अनुसरण करता है, कथन नंबर 1 निष्कर्ष का सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें कहा कि 7 बक्से ABCDEFG एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, GF ये H यानी कि G तक है, तो परंतु जरूर नहीं कि वे इसी क्रम में हो। F को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा है, B और G के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए हैं, D को G के ठीक ऊपर रखा गया है, F और A के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं, D को F के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। तो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। माना यहाँ पर पहला है, फिर ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब इसने कहा है कि F को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा है, तो F को कहाँ रखा है शीर्ष से तीसरे स्थान पर, तो ये शीर्ष ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से तीसरे स्थान पर कौन है F है,
ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि बी और जी के बीच में केवल 2 बक्से हैं। तो बी और जी के बीच में केवल कितने बक्से हैं? 2 बक्से। तो जी कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ। और बी कहाँ पर हुआ? सॉरी, बी कहाँ पर हुआ? यहाँ पर। और जी कहाँ पर हुआ? यहाँ पर, क्योंकि इसने कहा है कि डी को जी के ठीक ऊपर रखा है, तो डी कहाँ पर होगा? फिर छठे नंबर पर होगा। अब इसके बाद इसने कहा है कि ई और ए के बीच में केवल 3 बक्से हैं, तो ई को ऊपर के स्थान पर नहीं रख सकते। इसने कहा कि ऊपर के स्थान पर नहीं रख सकते, तो ई कहाँ पर होगा? तो ई होगा 5वें नंबर पर। और ई और ए के बीच में केवल 3 बक्से हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। अब इसने हमारे पास बचा क्या है? तो बचा हमारे पास सी है, जो कि सॉरी ए बचा है। ए कहाँ हो? एक सेकंड। तो ई और ए के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? 3 व्यक्ति, तो ये भी व्यक्ति इसमें गिना जाएगा, तो ये क्या होगा? सी होगा। और यहाँ पर होगा हमारे पास ए। अब हमको बताना है कि कौन बक्सा शीर्ष से चौथे स्थान पर है। तो ये पहले पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है, चौथे पर है। तो चौथे पर कौन है? बी। बी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए 37 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण क्या होता है? जल में तेल का, तो जल में तेल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए 38 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो देखिए कौन से पर्यावरण कारक होते हैं जो सरीसृप होते हैं, उनके इनके जो रैंकर चलते हैं, उनके जो लिंग निर्धारण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम करते हैं, 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो 12 व्यक्ति 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैन और टाइम यानी कि घंटे और डेज अपॉन यूनिट इज इक्वल टू इधर भी m1 h1 d1, यहाँ पर आ जाएगा यूनिट 1। तो इस फॉर्मूले से इसको सोल्व किया जाएगा। कैसे? देखिए m कितने, मैन कितने हैं? 25। h घंटे कितने हैं? तो घंटे है 15 घंटे। और डे कितने हैं? तो ये ले रहे हैं 8 दिन। और कितना यूनिट काम करते हैं? ये करते हैं 5 यूनिट काम। इसी प्रकार इधर व्यक्ति कितने हैं? 12। और दिन कितने लगते हैं इनको? 20। और कितने यूनिट काम करते हैं? ये 10। और कितने दिन में करते हैं? ये हमको निकालना है। तो 5 दूनी 10 हुआ और 2 छिकी 12 हुआ। और इसको काटते हैं अब, तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 4 से कट जाएगा पूरा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। और ये 2 से कटेगा 3 बार, तो 3 से कट जाएगा 15 5 बार। और ये 5 बचा और ये 5 बचा, तो 5 पंजे 25। तो डे बराबर कितना आया हमारे पास? 25। तो 25 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए 40 में कहा है कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? देखिए पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। पिछले वर्ष कितने थे? 610 थे। इस वर्ष 20% की कमी आई, तो 20% की कमी यानी कि 80% के बराबर हुआ। इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 सिंग 48। तो इस वर्ष कितने लड़के हैं? इस वर्ष लड़के जो है वो है 888। इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो इसका 175% क्या है? लड़कियां है। तो 175% निकाल लेंगे, 175/100। तो 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100 काट देंगे, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 122 गुना 7, तो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15, 7 एकम 7 और 1 8। तो ये कितनी लड़कियां हुई? 854। तो 854 टोटल लड़कियां है स्कूल में, क्योंकि ये लड़कों का 175% है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन इसमें बताना है। तो नर युग्म और मादा युग्म का संलयन निषेचन कहलाता है।
ये बात बिल्कुल सत्य है। जब यानी कि नर युग्म होगा और मादा युग्म होगा, जब उनका फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि संलयन होगा, उसको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। नर जनन कोशिकाएं परागण कण द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। जो नर जनन कोशिकाएं होती है तो वो किसके द्वारा होती है? वो परागण यानी कि पराग कण के द्वारा होती है। मादा युग्म वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, नहीं, ये वर्तिकाग्र में उपस्थित नहीं होता। वर्तिकाग्र होता है आपका फूलों में। निषेचन से हमें युग्मजम प्राप्त होता है, बिल्कुल, ये जाइगोट हमको उसमें प्राप्त होता है जब युग्म यानी कि निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए 42 में कहा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? -v/u के। अब इसने कहा कि अवतल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो v का मान कितना है? 20 है। और जो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो भी कितना बनेगा? वो भी सेम ही बनेगा, 20 ही बनेगा। तो तब इसका जो आवर्धन क्षमता होगी m बराबर -20/20 के, और 20 से 20 कटेगा तो ये कितना आएगा? -1। -1 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए 43 में कहा है कि शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? जब शुष्क भुजा हुआ चूना होता है, जो सूखा हुआ भुजा चूना होता है, जब उस पर क्लोरीन की क्रिया करते हैं, किसकी क्रिया करते हैं? Cl की, क्लोरीन की क्रिया करते हैं, तो इसमें जो निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा? विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का इसमें निर्माण होगा, तो CaCO2 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए 44 में कहा है कि 17 सितंबर 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके जो महानिदेशक है, किसको नियुक्त किया गया था 17 सितंबर 2024 को? तो ये अनुराग गर्ग। तो अनुराग गर्ग इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए 45 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा चालक की गति को उपयोग नहीं करता है? तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की यानी कि विद्युत धारा चालक की गति को उपयोग में नहीं लाता है विद्युत क्षेत्र में? तो ये है विद्युत हीटर, क्योंकि विद्युत पंखा होता है वो भी चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित होता है, धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित होता है। विद्युत मोटर भी धारावाही चुंबकीय क्षेत्र पर चालक पर आधारित होती है। विद्युत जनरेटर भी इस पर ही आधारित होता है। लेकिन विद्युत होता है जो हीटर होता है वो उसमें यानी कि जो विद्युत उसमें है उसके आधार पर ये होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसमें कहा कि 18:24 समानुपात 24:y, तो y का मान बताना है। तो यानी कि 18/24 बराबर 24/y, तो 6×18 6×6 = 24, 3×24 तो 8×32, y का मान कितना आ गया हमारे पास? 32 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए 47 में कहा है कि सोमक तत्युक्त, जो सोमक तत्युक्त है इनके लेप्चा पारंपरिक टोपी है, बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला और संस्कृति विरासत में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो देखिए जो ये सोमक यानी कि होती है तत्युक्त होती है, यानी कि लेप्चा पारंपरिक टोपी होती है, इसको बनाने के लिए जो सबसे अच्छी बनाते हैं उनको एक पुरस्कार दिया गया वर्ष 2024 में। ये पुरस्कार है पद्मश्री पुरस्कार। तो ये किसको दिया है? जॉर्डन लेप्चा। तो जॉर्डन लेप्चा इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए 48 में कहा है कि निम्नलिखित आलेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। दिए गए दंड आलेख में 2018 से 2022 की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल और यानी कि चावल के वार्षिक उत्पादन को दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि 2020, 2021, 2022 में मिलाकर चावलों की कुल उत्पाद कितनी हुई है? तो 2020, 2021 और 2022 में। तो देखते हैं कितनी हुई है। तो यहाँ पर 21 में कितनी हुई है? 60 हुई है, और यहाँ पर कितनी हुई है? 80 हुई है, और ये कितना हो जाएगा? 140। अभी हमको 20 का देखना है, तो ये कितना है? 100। तो 140 और 100 कितना हो जाएगा? 240। तो 240 टोटल इसमें उत्पादन हुई है, तो 240 लाख टन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि देखिए 49 में कहा है कि जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हमें आगे की ओर झटका लगता है, किसका कारण होता है? तो ये होता है हमारे शरीर का जड़त्व के कारण।
तो ये किसके कारण होता है? जड़त्व के। जब अचानक बस रुकती है तो इनके आगे की ओर झटका लगता है, जब बस अचानक से चलती है तो पीछे की ओर झटका लगता है, या किसी घूम से घूमती है तो विपरीत दिशा की ओर शरीर घूमता है। तो ये किसके सब कारण होते हैं? ये होते हैं जड़त्व के। तो जड़त्व के कारण ही ये सब कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए 50 में कहा है कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? जो फल और बीज होते हैं, तो फल और सीड्स होते हैं, यानी कि फ्रूट और सीड्स होते हैं, उनमें एक हार्मोन्स होता है जो उच्च सांद्रता में होता है, वो होता है आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में कहा है कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या होगा? तो जो मोटर होती है, जो कोई मोटर होती है या इंजन होता है, जब उनके द्वारा कार्य किया जाता है तो वो किस में मापा जाता है? वो मापा जाता है हार्स पावर में। किस में नापा जाता है? हार्स पावर में। तो ये होता है शक्ति का। किस में नापा जाता है? शक्ति। तो शक्ति में ये कार्य किया जाता है ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि ये 7 HP की मोटर है या 7 HP का इंजन है, तो ये हार्स पावर में मापा जाता है, यानी कि शक्ति में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में कहा कि जब किसी अपारदर्शी यानी कि अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, हमें उसकी ज्यामितीय छाया दिखती है। तो ऐसा क्या कारण होता है? तो ये किसका कारण होता है? प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करना। जब प्रकाश किसी एक सीधी रेखा में यात्रा करता है, तब प्रकाश जब आपतित होता है तो वापस उसी दिशा में लौटता है, जिस कारण उसकी छाया प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए 53 में कहा कि शतरंज ओलंपियाड 2024 में, जो शतरंज ओलंपियाड है 2024 में, भारतीय शतरंज टीम का नॉन प्लेइंग कप्तान और कोच निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? श्रीनाथ नारायण। श्रीनाथ नारायण इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए इसमें कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये एक श्रृंखला दी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो ये एक आपको श्रृंखला दी है, इसमें अगला पद क्या होगा? तो ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए श्रृंखला क्या बनती है कि BCDE, तो अगला क्या आना चाहिए? F। इसके बाद इसी प्रकार EFGHI, तो अगला क्या आना चाहिए? I। फिर GHIJK, तो अगला आना चाहिए K। तो FIK इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में कहा है कि एक आयत की भुजा 8:10 के अनुपात में है और उनका परिमाप 90 है, तो आयत का क्षेत्रफल इसमें बताना है। तो देखिए लंबाई और जो चौड़ाई है उसका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 8:10 के अनुपात में दिया है। परिमाप कितना है? तो परिमाप 90 है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूले हम एक साइड में लिख देते हैं। परिमाप क्या होता है? 2 × L + BK। ये हमको यानी कि दिया है, हमको निकालना है L × BK, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, जिसको कहते हैं क्षेत्रफल, ये निकालना है। तो देखिए भुजा दी है हमको 8:10 के अनुपात में, तो परिमाप में लगाते हैं तो 2 × 8x + 10x = 90 के। 2 से काटेंगे तो 45, यहाँ पर आ जाएगा 18x = 45 के, और ये आ जाएगा x = 2.5 के। कितने के बराबर आ गया? 2.5 के बराबर आ गया है। अब हमको इसमें ये वैल्यू निकालनी है जो हमें 8 और 10 के अनुपात में दी है, इनका लंबाई और चौड़ाई। तो 25 की जब 8 में, यानी कि 2.85 की जब हम 8 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20, और जब 2.5 की हम 10 में करेंगे तो ये आएगा 25। हमको बताना है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी कि क्षेत्रफल बताना है, यानी कि भुजा की लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, जो इनका गुणनफल करते हैं तो ये कितना आएगा? 500 के बराबर। तो 500 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर रहेगा। क्षेत्रफल कितना रहेगा? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए 56 में कहा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? तो देखिए जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जब इसका प्रभाव विशाल वस्तु होती है, जैसे कि आपके चंद्रमा हो गए या और बड़े पिंड हो गए जो उल्का पिंड होते हैं, वस्तु के मुक्त पतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। तो जो विशाल वस्तु होती है उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए 57 बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि LPRVXYZ एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये एक मेज है
जिसके चारों ओर ये 2, 4, 6 और एक 7 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो ये 7 व्यक्ति बैठे हैं। अब V के दाईं ओर से गिनने पर V और L के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। L और X के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। V और Z के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। R और X के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P और Y के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्रमशः Y के ठीक दाईं ओर तथा बाईं ओर कौन बैठा है? तो Y के दाईं और बाईं ओर दोनों इसमें बताना है। तो देखिए इसने कहा कि V के दाईं ओर से गिनने पर, माना V यहाँ पर है, जब हम इसके दाईं ओर से गिनेंगे तो V और L के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पर होगा L और यहाँ पर कोई वो व्यक्ति बैठा है। L और X के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ये L हुआ और X यहाँ पर आ जाएगा। इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। इसके बाद V और Z के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये V है, और ये यहाँ पर आ जाएगा Z। इनके बीच में भी एक व्यक्ति बैठा है। R और X के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ये X हुआ, और R कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर, क्योंकि ये 2 व्यक्ति ही आ सकते हैं, इधर 2 व्यक्ति नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हुआ R और X के बीच में 2 व्यक्ति है। P और Z के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो P और Z के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक व्यक्ति। ये Z है, यहाँ पर क्या आएगा? P और Z के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। Y के ठीक बाईं और दाईं ओर कौन बैठा? तो हमारे पास बचा Y है, तो Y के बाईं और दाईं ओर कौन होगा? Z और V। तो V और Z इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो बाईं और दाईं बताना है। तो देखिए दाईं ओर कौन है? तो दाईं ओर V है, और बाईं ओर कौन है? तो बाईं ओर Z है। तो V और Z इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखिए 58 में कहा है कि किसी वस्तु पर 20% की कमी की जाती है, उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो कार का राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि एकल छूट या एकल वृद्धि हमको निकालनी है, एकल कमी इसमें निकालनी है। तो देखिए करना क्या होगा, ये हमको दी है कमी, तो ये कितनी है? इसको रखेंगे -20, प्लस वृद्धि दी है कितने की? 15 की। वृद्धि को प्लस करा, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इनकी क्या करेंगे हम? गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100। 5 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 5 दिया 15। तो यहाँ पर कितना बचा? माइनस के 5 बचा, और यहाँ पर बचा माइनस के 3 बचा। तो ये माइनस के क्या हुआ? 8। तो 8% की कमी होगी, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कमी। तो 8% की कमी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए 59 में कहा कि Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस BaCl2 एरो AlCl3 प्लस BaSO4 के लिए सही संतुलित समीकरण क्या होगी? तो इस समीकरण को हमको क्या करना है? संतुलित करना है। ये चीज तो हमको सेम रखनी है, ठीक है। इधर हमको फेरबदल करना है कि देखिए यहाँ पर Al कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि Al2 हो गया, और इसके बाद Cl है। Cl कितने हैं? यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितने हैं? 3 है। तो हमको 3 में इधर मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि Cl कितने हो जाएंगे? अब 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी कितने हो गए? 3 दूनी 6 हो गए। तो Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस 3BaCl2 एरो 2ACl3। अब हमको देखिए यहाँ पर कितने? 3B है, तो यहाँ पर भी हमको 3 करना होगा, क्योंकि 3BA करना होगा। अब SO4 का होल थ्राइज है, तो SO4 तो ये रहे, और 3 इनका ये होल थ्राइज हो गया। तो इसको जो संतुलित करता है वो ऑप्शन नंबर ए इसको संतुलित करेगा। तो इस तरीके से इसको संतुलित किया जाता है। जो उसके परमाणु वे होते हैं, जो द्रव्यमान संख्या होती है, उनको क्या करना होता है? बराबर करना होता है। देखिए एक कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन दिया है। इसमें एक कथन दिया है और उसका कारण दिया है। तो देखिए रेलवे प्राधिकारियों ने 19 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर 2024 तक शहर ए से बी तक मंगलवार और शुक्रवार को 2 अवकाश विशेष रेल चलाने के लिए निर्णय लिया। यानी कि कब कब से? 19 अक्टूबर से 5 जनवरी 2024 तक, और 19 अक्टूबर 2023 से। इस बीच इनको गाड़ी चलानी है उस शहर में, और ये कब से कब तक चलानी है? शहर में मंगलवार से शुक्रवार तक। कब से कब तक? मंगलवार से शुक्रवार तक अवकाश एक विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया। अब ये कारण क्या हो सकता है? क्यों निर्णय लिया? कि शहर ए से शहर सी तक की उड़ानें क्षमता के अनुसार बुक की गई है,
और एयरलाइंस अगस्त 2023 से शहर ओ यानी कि शहर ए और सी के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। तो देखिए इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं, उड़ान भरी जा रही है या नहीं भरी जा रही है, टिकट बुकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, हमें तो सिर्फ ट्रेन चलाने से मतलब था। यहाँ पर ट्रेन का संचालन हुआ है। तो देखते हैं दूसरा कारण क्या है कि शहर बी के अनेक प्रवासी जो शहर ए में कार्य करते हैं, यानी कि ए के जो कुछ कार्यरत है, जो मजदूर हुए या कर्मचारी हुए, वो शहर बी में कार्यरत हैं। त्योहारों के लिए अक्टूबर से जनवरी तक की रेलगाड़ियों द्वारा वापस शहर बी यात्रा करते हैं, तो मौजूदा रेलगाड़ी यात्रियों में इनकी वृद्धि समायोजित नहीं हो सकती। यानी कि जो ट्रेनें हैं उनमें काफ़ी भीड़ होने के कारण कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिस कारण से जो कुछ व्यक्ति या मजदूर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो शहर ए से बी तक आसानी से आ जा सके। तो ये बहुत ही अच्छा इसका कारण हो सकता है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनें रेलवे में भी वैसे चलाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें सेकंड इसका कारण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिए 61 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एल्किलिक सामान्य सूत्र है। तो एल्किलिन का सामान्य सूत्र इसमें बताना है। तो CnH2n, CnH2n एल्किन का सूत्र है। एल्किन, एल्केन, अल्काइन। तो CnH2n प्लस 2, CnH2n ये इस तरह के होते हैं। तो एल्केन, एल्किन, अल्काइन, एल्केन, एल्किन, अल्काइन। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कहा है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल रही है। एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और 50 किलोमीटर आने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या होगी। तो नाविक की इसमें चाल बतानी है 50 किलोमीटर जाने में, 50 किलोमीटर ही आने में, जहाँ पर इसकी जो समय लगता है इसको 2 गुना समय लगता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। जाने में लगा समय और आने में लगा समय, उसमें क्या होता है, चालें क्या होती है, जुड़ती है। जब धारा की दिशा में जाते हैं तो चालें जुड़ती है, और जब धारा की दिशा में आते हैं तो विपरीत दिशा में आते हैं तो चालें क्या होती है, घटती है। तो ये हमारे पास कितनी दूरी कितनी दी है, 50 किलोमीटर, और समय कितना दिया है, देखिए इसका 2 गुना समय लगता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व किया जा सकता है। आप मुझे इसे सोल्व कर कमेंट में बताएं। मैंने ये इतनी इक्वेशन सोल्व कर दी है, जिसमें एक्स का मान भी मैं आपको बता दूं, एक्स का मान होता है 3 यहाँ पर, और वाई का मान इसमें निकालना है, और जो चाल है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना लगता है, इसको 2 गुना समय लगता है। तो इससे कितना समय लगेगा, ये 2 गुना समय लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि इस तरीके से आपने इसको सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए 63 में कहा है कि मई 2024 में डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को डैश रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजना में सौंपी। तो कौन सी परियोजनाएं सौंपी जो प्रौद्योगिकी से संबंधित है, रक्षा प्रौद्योगिकी से। तो डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को मई 2024 में 9 परियोजनाएं को सौंपा गया है। तो 9 परियोजनाएं ऐसी है जो रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए इससे इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब देखिए इस तरीके के पैटर्न पर क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर ये आपको एक किसी न किसी संख्या का क्यूब दिखता है। किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है, 125। ठीक है, अब इसके बाद ये 13 है, तो 13 का कितना होता है, 13 का क्यूब होता है, तो 13 का यदि हम क्यूब करेंगे तो 13 का क्यूब इन संख्याओं में सबसे ज्यादा पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा पहुंच जाएगा। तो ये इसमें पैटर्न नहीं लागू हो सकता। जो हमने पिछले क्वेश्चन में पैटर्न लगाया वो लगा कर देखते हैं, क्या पता इस क्वेश्चन से सोल्व हो जाए। तो देखिए इसका ये दूसरा क्वेश्चन है, और पैटर्न क्या रहता है इसमें, तो इनको नंबर को जोड़ते हैं। तो 1 और 2 यानी कि 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। तो 5 और 2 7 और 1 8, और ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। देखिए एक ऑप्शन इसमें यानी कि एक पैटर्न बनता है, हमको 11 संख्या दी है और 12 संख्या दी है, तो 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर तो कितना होगा, 121। 121 में हमने 4 जोड़ा तो कितना हुआ, 125। कितना हुआ, 125। तो अभी हमने 4 जोड़ा है। इसी प्रकार हम 13 का स्क्वायर करते हैं, तो 13 का स्क्वायर करा तो हमने क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 173। तो क्या 173 इसमें है, तो 173 इसमें है और 11 भी है, तो ये इसको पैटर्न को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान समांतराल पटरियों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशाओं में चल रही है। वे एक दूसरे के कितने सेकंड में पार करेगी, तो एक दूसरे को पार करने में कितना उनको समय लगेगा। ये चाल यानी कि जो
गाड़ी है किस दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में। जब गाड़ी विपरीत दिशा में होती है तो उनकी चालें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस ये कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा ये, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसमें गुणा करते हैं, तो 3 से कटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तो यह आ जाएगा आपके पास 25 और ये आ जाएगा 3। तो 25 पंजे 125/3 कितना आ गया, चाल आ गई 125/3। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो 250 किलोमीटर लंबी एक गाड़ी है और 250 किलोमीटर लंबी दूसरी गाड़ी है। तो टोटल दूरी कितनी होगी इनकी, 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर बटे टी का इनका समय लगता है, टी समय। तो 125 चौका कितना होता है, 500। 125 चौका कितना होता है, 500 होता है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। तो 4 तिया 12 आ जाएगा ये टी। तो समय कितना हुआ, 12 सेकंड इसको लगती है। 12 सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए 66 में कहा कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो वे कौन सी दो संख्या है जिनको आपस में बदलना हो सकता है इनमें से। तो 13-17 को बदलना होगा, 17-56 को, 19-5 को, 19-17 को। तो देखिए हम 19-17 को बदलते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही तेजी से और बहुत ही शार्प माइंड से इसको सोल्व किया जाता है, क्योंकि ये 4 ऑप्शन ही ऐसे होते हैं जिनमें से इनको उठाना होगा और रखना होगा। तो देखिए 72 माइनस 56, यदि मैं टोटल यानी कि कंप्लीट चारों ऑप्शन को सोल्व करूंगा तो समय काफी लग जाएगा, इसलिए मैं उसी ऑप्शन को सोल्व करके दिखाऊं जो इसमें चेंज किया गया है। तो ये 13 हुआ और यहाँ पर कितना हुआ, 17 हुआ, गुणा 2, क्योंकि 19 की जगह हमने क्या लिया है, 17, और गुणा 2 माइनस 95 डिवाइड 5 प्लस 19 और बराबर किसके आ जाएगा, 76 के। अब इसको सोल्व करते हैं तो 72 माइनस 50 कितना होगा, 22। यहाँ पर कितना है, 22 प्लस ये 17 और 13 कितना हुआ, 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा, ये 60। ये कितना हुआ, 60 माइनस ये 95, जब 19 यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19 पंजे 95 प्लस ये 19 बराबर 76 के। तो 19 से 19 कटा और ये 56 है, यहाँ पर 50 ना होकर क्या है, ये 56 है। तो 72 माइनस 56 कितना बचेगा, 12 में से 6 गया तो ये बचेगा 16। कितना बचेगा, 16 बचेगा, क्योंकि ये 56 नहीं, ये 50 नहीं है, 56 है। तो 16 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारे पास, 76। तो 16 प्लस 60 बराबर 76 के, और इधर ये कितना है, 76 हमको लाना था। तो ये 4 और यानी कि 19 और 17 को बदला है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में कहा कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, a डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, और ए हैज का अर्थ है ए बी का ई बी की बेटी है, यानी कि ए बी की बेटी है। अब हमको ये इक्वेशन सोल्व करनी है, उसमें बताना है कि आर का टी से क्या संबंध है। तो देखिए क्यों हैशटैग, इसका मतलब क्या है कि क्यों है जो वो आर की बेटी है। तो किसकी बेटी है, आर की बेटी है, तो बेटी है लड़की के लिए माइनस लगाते हैं। और आर इंटू पी इसमें देखते हैं। तो आर क्या हुआ, आर पी की पत्नी है। तो आर किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है। तो ये लड़की हुई और ये लड़का हुआ, लड़के के लिए प्लस। इसके बाद इसने कहा कि पी डिवाइड क्यों। तो पी है जो वो क्या है, ये पी डिवाइड क्यों इसमें चलेंगे। तो पी है बी का पिता, यानी कि पी है किसका पिता, पी है के का पिता। तो पी किसका पिता है, के का। तो ये किसका पिता है, के का पिता है। अभी ये पता नहीं कि के लड़का है लड़की। और के इंटू टी, तो के क्या है, के है टी की पत्नी। तो इंटू वाले इसमें जाएंगे यानी गुणा वाले में। तो के है टी की पत्नी, किसकी पत्नी है ये, टी की। ये क्या हुई, लेडीज हुई और ये जेंट्स हुआ। अब इसने कहा कि आर का टी से क्या संबंध है। तो देखिए आर का टी से संबंध बताना है। ये टी है, ये इसकी पत्नी कौन है, के है, और इसके पिता कौन है, पी है, और माता कौन है, आर है। तो ये क्या हुआ, इसकी पत्नी की माता, पत्नी की माँ। तो पत्नी की माँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में कहा है कि FEND इसको लिया गया है 97 35।
इसी प्रकार FEUD को लिया है 3769। अब हमको बताना है कि U का इसमें से कोड क्या होगा। तो U किसका, इसका U का कोड बताना है। तो F दोनों में कॉमन है और यहाँ पर 9 कॉमन है, काट देते हैं। E कॉमन है तो E के साथ 7 को काट देते हैं। यहाँ पर D कॉमन है तो D के साथ 3 को काट देते हैं। हमारे पास यहाँ पर U बचा है और इधर ये 6 बचा है। तो जो U का कोड होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो 6 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए 69 बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। यदि दीवार का 10% भाग मोर्टार से भरा है, यानी कि मोर्टार होता है आपका जो ये यानी कि सीमेंट और यानी कि रेत का मिश्रण होता है या कंक्रीट होता है, उसको मोर्टार कहा जाता है। अब ये इसमें 24 मीटर लंबी और 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो ये दी है ये मीटर में दी है और ये दिया है सेंटीमीटर में। ईंट की जो परिमाप दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दीवार का इसमें क्षेत्रफल यानी कि आयतन निकालते हैं। तो दीवार का आयतन निकालने के लिए 24 गुणा 8 गुणा 60। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, इसकी 2 जीरो बढ़ेगी क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है, फिर 8 की 2 जीरो और 60 की भी 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब डिवाइड करना किससे है हमको, देखिए सबसे पहले डिवाइड ना करके हम इसको 90% भाग निकालते हैं एक दीवार का, क्योंकि 10% भाग इसमें थे। मोटर को हटाना है हमको, जो मोटर से है इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 90 बटे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 90/100। तो इस जीरो से ये जीरो कटी और इस जीरो से ये जीरो कटी, तो ये आ जाएगा आपका 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। कितना हुआ, 16 और 3 19, 192 गुणा 6 गुणा ये हमारे पास 9 है और ये अब हमको इसको डिवाइड करना है इससे, जो ईंट का परिमाण इनके ईंट की जो एमआई है उससे। तो ईंट का जो आयतन है वो कितना हो गया, 24 गुणा 12 गुणा 8। तो देखिए इससे करते हैं, तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 बार कट गया, 24 से 24 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया, 2 से काटेंगे 9 को तो ये 4.5 बार कटेगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो उसमें से भगा देंगे, तो ये कितना आएगा 45। तो 45,000 ईंटें इसमें लगेगी। कितनी ईंटें लगेगी, 45,000 ईंटें इसमें लगने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 45,000 राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए 70 में कहा है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के है, तो थीटा का जो मान है वो न्यून कोण के बराबर है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का इसमें मान बताना है। तो देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके दिया है, 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ जाएगा, 1/4 के। और साइन थीटा बराबर किसके आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 के। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है 30 की। तो हमें थीटा का मान कितना है, 30 का, क्योंकि न्यून कोण है 45 से छोटा है। अब ये 45 से छोटा है तो थीटा का मान कितना है, 30 है। थीटा का मान यहाँ रखते हैं। तो कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है 1/√2। 1/√2 कोस 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√2। हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/2। एक सेकंड, tan 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3। कितना होता है, 1/√3 और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4 प्लस 1/3 के। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आएगा और 12 4 क्या 12, 3 क्या 9 और 3 चौक 12। तो ये आ जाएगा 9 और 4 13/12। तो 13/12 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए 71 में कहा है कि नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को डैश शीर्षक से चर्चा पात्र
यानी कि चर्चा पत्र जारी किया गया। तो किस शीर्षक से यानी जो चर्चा पत्र है जारी किया गया, तो 2005-2006 में भारत में बहुआयामी गरीबी को, तो बहुआयामी गरीबी जब 2004-5 यानी कि 5 और 6 में थी, उसको उस शीर्षक को लेकर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए 72 में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये श्रृंखला दी है और केवल बाईं से दाईं की ओर ही जाना होगा। अब ये श्रृंखला दी है और इसमें से हमको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या क्वेश्चन से पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, क्या बताने हैं, जो प्रतीक होंगे, कुछ भी हो सकता है, जिसमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या, तो एक पहले संख्या हो सकती है, ठीक बाद भी एक संख्या होगी। तो ऐसा पैटर्न हमको इसमें देखना है कहाँ पर होगा। तो एक पैटर्न तो ये आपको यहीं पर देखने को मिलता है, दूसरा पैटर्न ये यहाँ पर देखने को मिलता है, तीसरा पैटर्न ये भी देखने को मिलता है, चौथा पैटर्न ये भी देखने को मिलता है, और ये 4 पैटर्न ऐसे हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। देखिए 73 में कहा है कि दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो ये 361, 348, 335, 322, 309, तो संख्याएं घटती जा रही है। तो 300 तो हटा देते हैं, 300 सभी के पास है। तो 61, 48, कितना अंतर हुआ इनमें, तो 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पर कितना हुआ, तो ये हुआ आपका 13। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 13 का। और अब 48 और 35 के बीच में, 48 और 35 के बीच में यहाँ पर भी कितने का है, 13 का। अब 35 और 22 के बीच में, तो यहाँ पर भी 13 का है। अब 9 यानी कि 309 माइनस 13 करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 996। तो 996 इसका राइट आंसर है, 296 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो 296 ये सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो 74 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो 4 से विभाज्य का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी कि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वो क्या होगा कि अंतिम दो नंबर क्या होने चाहिए, 4 से पूर्ण से विभाजित होने चाहिए। तो ये जो अंतिम दो नंबर है इनको देखना है कि कौन सा नंबर 4 से विभाजित होता है। तो 34 क्या 4 से विभाजित होता नहीं, 54 4 से विभाजित होता नहीं, 42 4 से विभाजित होता नहीं, तो 24 4 से विभाजित होता है 6 बार। तो इसलिए ये संख्या पूरी भी 6 से यानी कि 4 से विभाजित होगी। तो ये 8 9 7 8 6 2 4 ये संख्या वो है जो 4 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट दी गई है, एकल छूट निकालनी है। तो एकल छूट निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, देखिए छूट होती है माइनस में, क्योंकि किसी को छूट दे रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं अपनी सैलरी से। तो -40 -60 माइनस माइनस प्लस और 40 गुणा 60 बटे 100, ये फॉर्मूला होता है A+B इंटू A-B का, A+B इंटू AB बटे 100। तो यह आ जाएगा 6 चौक 24, कितना आया, यह आया 24, और 40 और 100 कितना, यानी कि 40 और 60 कितना हुआ 100, माइनस के और प्लस के हुआ 4, तो कितना बचेगा माइनस के 96। तो 96% की इसमें एकल छूट दी 6 चौक 24 कितना होगा, ये 24 होगा। तो 24 यानी कि 100 माइनस 24 बराबर किसके होगा, 76 के। तो 76% की ये एकल छूट दी जाएगी ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इसी आंसर की का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि दोस्तों जो एलपी की जो प्री होता है, एलपी जो प्री होता है उसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे और शानदार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन करने में मजा भी आया, क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही किसी क्वेश्चन की तैयारी नहीं करता, आपके सामने जो भी होता है वहीं पर सोल्व कराता हूँ। और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।